वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मन की बात प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में तैयार शुदा चीज़ों की दुनिया में मांग बढ़ गई है। पीएम ने कहा कि हमारे मुल्क ने 30 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है, जो तारीख है, और इसका मतलब यह है कि दुनिया में हिंदुस्तानी अशिया की मांग बढ़ रही है। इस सप्ताह हमने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जिसने हम सबको गर्व से भर दिया। आपने सुना होगा कि भारत ने पिछले सप्ताह $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का टारगेट हासिल किया है। पहली बार सुनने में लगता है कि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी बात है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा भारत के सामर्थ्य, भारत के पोटेंशियल से जुड़ी बात है। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था। अब आज भारत 400 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है और सामर्थ्य का आधार है हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे बुनकर, हमारे इंजीनियर, हमारे लघु उद्यमी, हमारा एमएसएमई सेक्टर, ढेर सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग, ये सब इसकी सच्ची ताकत है। इसी तरह से आयुष इंडस्ट्री का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा है। 6-7 पहले आयुर्वेद से जुड़ी दवाइयों का बाजार 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। आज आयुष मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। पानी की रिसाइकलिंग पर भी हमें उतना ही जोर देते रहना है। घर में इस्तेमाल किया हुआ जो पानी गमलों में काम आ सकता है, गार्डनिंग में काम आ सकता है, वो जरूर दोबारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तेलंगाना के आईटी वजीर केटीआर आईटी और सनत के महकमों के वफ्द के साथ अमेरिका के दौरे पर हैं। केटीआर ने अपने दौरे के मौके पर मुख्तलिफ कंपनियों के जिम्मेदारों से मुलाकात की। उन्होंने आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा के शोबों में सरमायाकारी करने के लिए कई अमेरिकी कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात की। तमाम कंपनियों ने तेलंगाना कारी करने की रजामंदी जाहिर की है। फार्मा कंपनियां फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन के जिम्मेदारों से भी केटीआर ने मुलाकात की। केटीआर ने मुलाकात के दौरान हुकूमत की पॉलिसियों से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। इस दौरान केटीआर ने कई कंपनियों के सीईओज को 2023 में मुनक्किद होने वाली बायो एशिया समिट में मदऊ किया है। तेलंगाना के आईटी वजीर केटीआर न सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्र प्रदेश और दीगर पड़ोसी रियासतों में भी काफी मकबूल हैं। आंध्र प्रदेश के जिला गुंटूर से ताल्लुक रखने वाले केटीआर के एक मद्दाह ने उन्हें वजीर आला के तौर पर देखने के इरादे से रियासत भर में बाइक का सफर शुरू किया। गुंटूर में रहने वाले बाला राजू ने अपने आबाई मकाम माचरला से यादाद्री तक का बाइक पर सफर किया। बाला राजू ने बताया कि केटीआर को वजीर आला की कुर्सी पर देखना चाहते हैं, जिसके लिए यादाद्री मंदिर में खुसूसी पूजा करने का इरादा किया है। सहाफत एक मुक़द्दस पेशा है और सहाफ़ी एक जिम्मेदार शख्स होता है जो समाज की हकीकत को मंजर आम पर लाता है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जश्न उर्दू सहाफ़त के 200 साल की तकमील पर मुनक़्क़दा तकरीब से खिताब के दौरान इन ख़यालात का इजहार किया। उर्दू सहाफ़त के 200 साल की तकमील पर वज़ीर दाखिला के हाथों सहाफ़ियों को तहनीत पेश की गई। अपने खिताब के दौरान वज़ीर दाखिला ने कहा कि उर्दू ज़बान एक शीरी ज़बान है। तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला केसीआर उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए संजीदा है। खतर करने वाले आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेंगे, उर्दू को खत्म होने नहीं देंगे। खास तौर से मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ। अभी सीएम साहब ने 80,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किए
और उन्होंने असम्बली में ऐलान किया है कि जो भी चाहे हमारे मुसलमान भाई उर्दू में भी लिख सकते हैं और वो मुलाजमत हासिल कर सकते हैं। तो ये उर्दू जानने वालों के लिए हमारे सीएम साहब ने क्या कहा, उर्दू ऑफिसर्स को 66 उर्दू ऑफिसर को अपॉइंट किया, जो सारे मिनिस्टर के पास अगर आप उर्दू में ख़त लिखते हैं तो उर्दू में ही जवाब लिख के भेजा जाता, ताकि जो भी हमको उर्दू में ख़त लिखते हैं उसका जवाब उनसे मिल सके। स्टेट में तो बहुत से मसाइल रहते हैं, जब किसी के पास कोई मसाइल पैदा हो, अगर कोई पहले इससे पहले होता क्या था, आप डीजीपी को उर्दू में लेटर लिखिए, पुलिस कमिश्नर को उर्दू में लेटर लिखिए, वो कैसे डस्टबिन में जाते थे। आज हमारे सीएम साहब ने तमाम उर्दू ऑफिसर्स को अपॉइंट किया ताकि उनके पास रहे, उर्दू का लेटर लेकर पढ़ के मिनिस्टर साहब को सुनाए और उसका हल निकाल कर फिर उर्दू में खत लिखकर उसी शख्स को वापस भेजाए ताकि वो अपना मसले का हल जान सके। ये बहुत बड़ी बात है। तो हैदराबाद में 200 साला सहाफ़त के जश्न पर मुख्तलिफ तालीमी इदारों और समाजी तंजीमों की तरफ से तकारीब मुनक़्क़िद हो रही हैं, जिसमें आज वज़ीर दाखिला महमूद अली ने शिरकत की, कुछ सहाफ़ियों को तहनीत पेश की और सरकार के कामकाज पर भी बात की कि तेलंगाना सरकार उर्दू को लेकर संजीदा है। लेकिन बात करें 1921 में हैदराबाद से रहबर दक्कन नाम से उर्दू अखबार की इशाअत हुई, जो आज रहनुमाए दक्कन के नाम से मशहूर है। पिछले साल ही इसके 100 साल पूरे हुए। रोज़नामा सियासत की इशाअत का 74वां साल है और रोज़नामा मुनसिफ भी हैदराबाद का कदीम अखबार है। लेकिन हैदराबाद में उर्दू सहाफ़त के 200 साला जश्न के हवाले से कोई बड़े पैमाने पर सरकारी या गैर सरकारी तकरीब नज़र नहीं आ रही है। कुछ तालीमी और समाजी इदारे छोटी मोटी तकरीब कर रहे हैं, लेकिन सहाफ़ती इदारों की जानिब से किसी तरह की कोई तकरीब या जश्न नज़र नहीं आ रहा है। और इस सिलसिले में बात करते हैं रोज़नामा सियासत के एडिटर जनाब आमिर अली ख़ान से। आमिर अली ख़ान हमारे साथ इस वक्त फ़ोन पर मौजूद हैं। आमिर साहब, जिस तरह से आप देख रहे हैं 200 साला जश्न उर्दू सहाफ़त का हम मनाने जा रहे हैं, लेकिन सहाफ़ती हलकों से कोई जश्न नज़र नहीं आता, क्या क्यों है दूरी इस तरह की, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, देखिए ऐसा है, अभी हम खुद सियासत के 75वें साल में दाखिल हो रहे हैं। हिजरी कैलेंडर के हिसाब से अगर जाएंगे जी तो हमारे 75 साल हो गए हैं। ठीक। और अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर तक हम ये 2 साला जश्न मनाएंगे जी, जिसमें आप 200 साला उर्दू सहाफत के बोलिए जी या 75 साल सियासत का जश्न बोलिए जी, तो ये हम मनाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन अभी मार्च में नहीं जी, इसलिए कि उमूमन मार्च में यकीनन आप जो बात कर रहे हैं कि अभी 200 साला हो रहे हैं जी, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगस्त में, अभी तो गर्मी बहुत है हैदराबाद में जी, तो हम 2 साला जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं जी, उसमें 75 साला सियासत के और 200 साला उर्दू सहाफत के। जी। नहीं, ये तो आपकी अपनी कोशिश होगी, ये आपके अपने इदारे की कोशिश होगी, लेकिन हैदराबाद के अगर हवाले से हम बात करें तो एक तरह से रहनुमाए दक्कन की अगर मैं बात करूं, रहबर दक्कन की 100 साला जश्न हो चुका है, तो उर्दू सहाफत के हवाले से हैदराबाद एक ज़रक़ेज़ ज़मीन है, क्यों नहीं बड़े पैमाने पर सरकार इसकी सरपरस्ती कर रही है? देखिए, सरकार के ऊपर भरोसा करना अभी कम है, मरकजी हो या रियासती सरकार हो जी। अगर हकीकत में बात करेंगे तो रियासती हुकूमत ने उर्दू का साथ कभी की छोड़ दिया है जी। जब से रियासती हुकूमत के टीआरएस पार्टी का तेलुगु अखबार और अंग्रेजी अखबार निकला है जी, गैर कोई ऑफिशियल ऑर्डर तो नहीं है, लेकिन ये बात तस्लीम करके चलना है कि रियासती हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि जो भी सरकारी इश्तिहारात दिए जाएंगे जी, वो पहले पार्टी के 2 अखबारात को दिए जाएंगे, ठीक, उसके बाद अगर कुछ मिलते हैं तो कुछ क्रॉनिकल को, टाइम्स ऑफ इंडिया को, हिंदू को अंग्रेजी में जी, और तेलुगु में जाएंगे तो आपको कुछ ईनाडू को, कुछ आंध्रा ज्योति जी, बाकी सरकारी इश्तिहारात तो उर्दू अखबारात तो 0 हो गए। ठीक। तो अब क्या तो इसकी वजह क्या नजर आती है आपको? वजह क्या नजर आती है? उर्दू के हवाले से सरकार बड़े दावे करती है, उर्दू के लिए संजीदा है, आज ही महमूद अली साहब ने कहा। जी देखिए, सरकार तो हर वक्त के दावे करती, अगर मरकजी हुकूमत की बात करेंगे तो 15 लाख का दावा भी था जी,
रियासती हुकूमत की बात करेंगे तो रियासती हुकूमत ने 12% रिजर्वेशन देने का वादा किया। जी ऐसा है कि पॉलिटिकली अभी कोई ऐसा अपोजिशन नहीं है जी जो सरकार को किसी भी हद तक घेरे में लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक। अगर मुसलमानों की बात करेंगे तो हमारे पास तो क़यादत का ही फुक़दान है जी या आप ये कहिए कि मजलिस फिलवक़्त टीआरएस पार्टी की एलाइड पार्टी। जी तो इसीलिए हमारी आवाज़ उठाने के लिए ऐवानों में कोई नहीं है सिवाय इसके कि सहाफ़त की हुकूमत की मुखालिफत। जी तो जो लीडरशिप का रोल रहा है वो सहाफ़त निभा रही है जी। फिल वक्त और हर वक्त निभाते रहेगी जी सहाफ़त। जी। आमिर साहब, एक आखिरी सवाल करूंगा, उर्दू सहाफ़त मौजूदा सूरत हाल क्या है? अगर हम 200 साल जश्न मना रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, और अगर हैदराबाद के हवाले से हम बात करें उर्दू सहाफ़त की, किस तरह की सूरत हाल से गुजर रही है और उसको तरक्की के हवाले से आप जैसे इदारों से क्या कुछ तवक्कुआत रखनी चाहिए? देखिए, उर्दू अखबारात के ताल्लुक से हम जो करेंगे, हम यकीनन 200 साल को और 75 साल को इसलिए एक जगह किए हैं ताकि हम रीडर्स ही सही है, अगर मैं ये कहूँ कि क़ारीन की बात अगर करेंगे जी तो क़ारीन की ही के लिए ही समझिए हम कुछ ना कुछ 15 अगस्त से ये 2 साल जश्न में करने वाले हैं। ठीक। और इंशाअल्लाह ताला जो होगा वो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी में बेहतर रहेगा। ठीक। बजाय इसके कि हम सरकार पे तो भरोसा करके बैठे, सरकार कभी आगे बढ़ने वाली नहीं है। रहा सवाल महमूद अली साहब हों या कोई खास तौर पे मुस्लिम नुमाइंदों जो हैं वो सिर्फ बराए नाम रह गए हैं जी। अगर गैर मुस्लिम कोई ये चीज को आगे लेके बढ़ता है जी तो हम सरकार की प्रेस एकेडमी है, प्रेस एकेडमी के जरिए उर्दू के हवाले से उर्दू सहाफ़त को जो है फ़रोग़ देने के लिए या हिम्मत अफजाई के लिए कोई तकरीब हो सकती है, गुंजाइश है इसकी? नहीं, देखिए, उर्दू एकेडमी कर सकती है, प्रेस एकेडमी कर सकती है, करने को तो बहुत सारे इदारे हैं जी। सरकार की नीयत के ऊपर दारोमदार है पूरा। यानी आपको सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं है उर्दू सहाफ़त या उर्दू के हवाले से सीधे तौर नहीं है। मैं ये कहूँगा जी कि जो 4% रिजर्वेशन जो मिले थे जी, वो भी राजशेखर रेड्डी की शख्सी दिलचस्पी पे मिले थे, कोई कांग्रेस पार्टी की मेहरबानी नहीं थी। जी जी। इसलिए कि कोई पार्टी हमारे ताल्लुक से खास तौर पे किसी भी तरह संजीदा नहीं, वो चाहे वो उर्दू अखबार हो या मुसलमान। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने तफसील से बात की अखबार के ताल्लुक से, उर्दू सहाफ़त के ताल्लुक से और कौम के ताल्लुक से। बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले पर बात करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों में 80,000 से ज़्यादा खाली असामियों की भर्ती का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने इन भर्तियों में 12% मुस्लिम रिजर्वेशन के वादे पर अमलावरी का वज़ीर आला KCR से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि KCR ने अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने का वादा किया था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। मोहम्मद अली शब्बीर ने हालिया दिनों में होने वाली भर्तियों में मुसलमानों से किया गया वादा पूरा करने का TRS हुकूमत से मुतालबा किया है। मैं डिमांड कर रहा हूँ KCR साहब, 4% से ये इनकलाब आया, अगर आप 12 देते तो और इनकलाब आता। अब जो वक्त आ गया है कि आप 90,000 80,000 वैकेंसीज का ऐलान करे हैं, तो 80,000 में अगर 12% आप देंगे तो लगभग 9,000 बच्चों को हमारे नौकरियां मिल सकते हैं, उसमें कोटे में आ सकते हैं 4% 12% कोटे के अंदर। नहीं तो सिर्फ 3,000 बच्चे ही हमारे कांग्रेस का जो रिजर्वेशन है उससे हम 3,000 बच्चे आएंगे। तो अगर 12,000 बच्चे हमको आप दिलाएंगे तो बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। अगर 12 नहीं, कुछ कम कर रहा है तो करिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो दो। आप कुछ नहीं दे रहे। 10 यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर नहीं है, और जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है पब्लिक सर्विस कमीशन के, एक मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है, और जहाँ रिप्रेजेंटेशन हर जगह ज़ीरो कर दिया। तो हम जो TRS के कायदीन हैं उनसे भी कहते हैं कि आवाज़ उठाओ। खाली आपके इमाम ज़ामिन बन के या महात्मा गांधी के बाद यही महात्मा गांधी बोलने से, कसीदे पढ़ने से मुसलमानों का फ़ायदा नहीं होगा। दम वाली पार्टी है हमारी, वो खाली इमाम ज़ामिना बन के जी हुजूरी करने वाली पार्टी के। तो मर्द बनो, TRS के मेरे भाइयों, मर्द बनो, बन के कुछ बनाओ। ये मौका चले जाएगा तो फिर 3-4 साल तक आपको फिर रिक्रूटमेंट नहीं है।
अभी है तो आप बढ़ाओ और दिलाओ, लड़के ने तो धरना बैठो, कुछ तो करो। पेट्रोल डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से अशिया ज़रूरियात की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। पिछले 4 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा दर्ज हो रहा है। आज हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 57 पैसे जबकि फी लीटर डीजल की कीमत में 59 पैसों का इजाफा हुआ है। मैं स्विगी में काम कर रहा हूँ भैया, डेली 600 आते हैं, इसमें 200 पेट्रोल को ही जा रहा है, ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे कमाने। ये जो बढ़ती हो रही है ये आम जनता के ऊपर तो भारी पड़ रहा है। अभी कोशिश मतलब उम्मीद है कि ये थोड़ा घट जाए। अभी 4 दिन में 4 बार बढ़ा है, तो डेली कम्यूटर हम लोग अभी थोड़ा दिक्कत तो हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि घटना चाहिए। मतलब मिनिस्ट्री को और जो आपका ऑयल मिनिस्ट्री है उनको देखना चाहिए कि कहाँ से कुछ करके या भी स्टेट के ऊपर सरचार्ज कम करके आम जनता के लिए कुछ करे तो अच्छा रहता, लेकिन दिक्कत तो हो रही है। బీజేపీ గవర్నమెంట్తోనే ఈ యొక్క భారతదేశం లోపల అప్పులు బాగా పెరిగి ఈ రకరకాల రేటు పెరిగి ప్రజలు చాలా ఇబ్బంది పడతారని నేను భావిస్తున్నా। ఇది చాలా తప్పు, ఈ పాపం వాళ్ళు మోస్తారు। बहुत भारी होगा ये डे टू डे एक्टिविटीज़ में ये पेट्रोल रेट बढ़ने से आमदनी भी कम हुआ था, बाल फिरने का कम हुआ था और मुश्किल हो गया लाइफ तो। अब क्या करना, अब बसों में फिरना, बसों में भी रेटा ज़्यादा है, कैसा भी देखो रेटा ज़्यादा है और बहुत मुश्किल हो गया लाइफ में। हाँ डेली बढ़ जा रहा है, क्या करेंगे, कैसा जीना बोलो, जीने का बहुत मुश्किल हो गया। क्या 3 दिन से बढ़ जा रहा, अब क्या 4 रुपये ज़्यादा कहता, क्या करें, इधर मरना जीना क्या की समझ में नहीं यार। रोड पे कारोबार नहीं है, कुछ क्या करेंगे, क्या कर सकते बोलो। गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर रहा, खुद तो भी करना ना, कम तो भी करना ना, नहीं कर रहा। दूसरा काम तो नहीं कर सकते। ऑटो 30 साल से चला रहे, काम कौन देते मेरे, कोई भी नहीं दे। हिंदुस्तानी शटलर पीवी सिंधु ने स्विस ओपन वुमेन्स सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। पीवी सिंधु ने थाईलैंड शटलर को 21-16, 21-8 के फर्क से शिकस्त देकर टाइटल पर अपना कब्जा जमाया। सिर्फ 49 मिनट में ही सिंधु ने अपनी हरीफ खिलाड़ी को शिकस्त देकर टाइटल पर कब्जा जमाया। वाज़ेह है कि कल पीवी सिंधु ने सेकंड रैंक की खिलाड़ी ऑनसेडिड सोपांदा को भी रास्त सेटों में शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की थी। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र प्रदेश की खबरों का।